नमस्कार साथियों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम रीट संस्कृत भाषा के मॉडल पेपर 8 का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम एक एक प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं इन प्रश्नों को लेकर के, उन डाउट्स को आप इस वीडियो में अंत तक बने रह करके क्लियर कर लें। साथियों, क्लास शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और साथ ही इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। तो अब चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए, राम को पढ़ना चाहिए संस्कृतेन अनुवादम कुरुतः। राम को पढ़ना चाहिए, इसका संस्कृत अनुवाद आपको करना है। ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए हैं राम है पठति, राम है पठतु, राम है पठेत और न कोपी। तो साथियों, ये विधिलिंग लकार का वाक्य है, राम को पढ़ना चाहिए। तो राम एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन में राम का बनेगा राम है, और पढ़ना चाहिए तो विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है पठेत। तो राम है पठेत। इस तरह से तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, भिक्षुकम वस्त्राणि यच्छति अशुद्धि संशोधनम कुरुतः है। यहाँ ये वाक्य है वो अशुद्ध है। ये अशुद्ध क्यों है, इसके कारणों का आपको पता लगाना है और इसको शुद्ध करना है। गलती कहाँ है इसमें, उस गलती की पहचान आपको करनी है। तो देखिए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भिक्षुकम वस्त्रम ददाति। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है भिक्षुकाय वस्त्रम यच्छति, भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति और न कोपी। तो साथियों, अब आप साथ साथ में अपने आंसर हैं वो कमेंट करते चले, और जब आप को 30 के 30 प्रश्नों के आंसर मिल जाएं तो कमेंट करके बताएं कि आपके इस पेपर में कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो देखिए, यहाँ यच्छ धातु दी गई है और यच्छ धातु का अर्थ होता है देना। क्या होता है साथियों? देना। और जो देने की क्रिया होती है, उस देने की क्रिया में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है दान देने के अर्थ में। तो यहाँ जो भिक्षुक है यानी भिखारी है, उसको वस्त्र दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जो वाक्य दिया गया है उसमें भिक्षुकम यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस द्वितीय विभक्ति की जगह कौन सा विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देखिए दूसरे और तीसरे ऑप्शन में किया गया है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में वस्त्रम कर दिया, ये वस्त्रम नहीं है, यानी वस्त्राणि यच्छति ये तो सही है, लेकिन भिक्षुकम है, यही गलती है। तो इस भिक्षुकम की जगह हमें केवल भिक्षुकाय करना है, बाकी का वाक्य सही है। भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति, ये यच्छति है वो इस भिक्षुकाय के अकॉर्डिंग आया है, यानी भिखारी को वस्त्र देता है। तो वस्त्र एक तो देता नहीं है, बहुवचन वस्त्र है, इसलिए यहाँ बहुवचन होगा भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति। तो ये सी का ऑप्शन इसका सही होगा। और अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, राम है ग्रंथम पठति लट लकारे वाच्य परिवर्तनम कुरुतः। लट लकार में इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो देखिए, राम है ये वाक्य है वो कर्तृवाच्य का है। कौन से वाच्य का है? कर्तृवाच्य का है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? कर्म वाच्य में करना है। तो कर्म वाच्य है, उसमें कर्म प्रधान होता है और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, और जो कर्ता है वो होता है अप्रधान। तो अप्रधान
जो करता है उसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग होगा। तो रामय है, उस रामय में तृतीय भक्ति का प्रयोग करेंगे तो रामायण बनेगा, और रामायण केवल इसी एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर ये सी वाला हो जाएगा। रामायण ग्रंथ है पठ्यते। अब यहाँ ग्रंथम कर्म था, तो यहाँ कर्म को जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसमें प्रथमा भक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ग्रंथम की जगह ग्रंथ है और पठति की जगह है हो जाएगा पठ्यते। इस तरह से रामायण ग्रंथ है पठ्यते, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में आपको एक सूक्ति दी गई है। आचार्य है, खाली जगह है, और फिर धर्म है, रिक्त स्थानम पूरयत है। इस खाली जगह को इन ऑप्शन में से चुन करके पूरा करना है। तो आचार्य है, परमो धर्म है, तो परमो धर्म है, परमो दिया गया है तीसरे ऑप्शन में, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आचार्य परमो धर्म है। नेक्स्ट देखिए 5 का प्रश्न। वर्णा नाम भेद है नास्ति, वर्णों के भेद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पदम, स्वर है, व्यंजन है, आयोग वा है। तो यहाँ देखिए साथियों, स्वर भी वर्णों का भेद होता है, व्यंजन भी होता है, और अयोग वाह भी होता है। लेकिन पदम है वो पद को कहते हैं, न कि वर्णों को कहते हैं। पद है उसमें तो कई वर्णों का मेल होता है, उसको हम पद कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे सुप्तिंगतम पदम, जिसमें सुप और तिंगंत प्रत्यय जुड़ करके जो शब्द बनता है उसको हम पद कहते हैं, न कि ये वर्ण का भेद है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो ए का होगा। पदम है वो वर्णों का भेद नहीं है। नेक्स्ट देखिए 6ठा प्रश्न। संस्कृत भाषा शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य है संस्कृत भाषायां दक्षता प्रदानम, सौंदर्य बोधम, ज्ञानात्मकम और सर्वे। तो इस 6ठे प्रश्न का डी ऑप्शन है वो सही होगा, सर्वे। यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना भी होता है, सौंदर्य बोध कराना भी होता है, और ज्ञान को बढ़ाना भी होता है। इस तरह से ये तीनों ही उद्देश्य इस भाषा शिक्षण के होते हैं। नेक्स्ट 7 का प्रश्न देखिए। भारते संस्कृत शिक्षण से प्रत्यक्ष विधि प्रयोग है कृत है। भारत में संस्कृत शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था, किसने किया था वो आपको बताना है। वीपी बोकिल महोदयन, हर्बर्ट महोदयन, थॉमस महोदयन, सुकरात महोदयन। तो यहाँ देखिए हर्बर्ट है उसने तो पंचपदी को दिया था, और बोकिल जो वीपी बोकिल महोदय हैं उसने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग भारत में सबसे पहले किया था। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट 8 का देखिए। नासिका कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम नास्ति, नासिका कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान नहीं है। अनुस्वार से, विसर्ग से, मकार से और गकार से। तो यहाँ देखिए अनुस्वार है उसका भी नासिका उच्चारण स्थान होता है, मकार का भी होता है और गकार का भी होता है, विसर्ग का नहीं होता है। तो सही आंसर है वो बी का हो जाएगा। विसर्ग का होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। आपने सूत्र पढ़ा होगा, अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है। तो ए कैवर्ग है और विसर्ग है, उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ये भी आप याद कर लीजिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो बी होगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान नासिका नहीं होता है। नेक्स्ट 9 का प्रश्न देखिए। गद्य शिक्षण से कति भेदाः सन्ति, गद्य शिक्षण के कितने भेद होते हैं? एक है, द्वौ, बहवः, न कोपि। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2। गद्य शिक्षण है उसके 2 भेद होते हैं। गद्य शिक्षण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। और वो 2 भेद आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं।
एक होता है कथा और एक होता है आख्यायिका। क्या होता है? आख्यायिका। कथा है वो काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक, यानी कवि अपनी कल्पना के माध्यम से भी कथा बना सकता है। लेकिन जो आख्यायिका होती है वो होती है ऐतिहासिक। कौन सी होती है? ऐतिहासिक होती है, यानी इतिहास के किसी घटनाक्रम को लेकर के ये आख्यायिका है वो लिखी जाती है। तो इस तरह से गद्य शिक्षण है उसकी दो विधाएं होती हैं, कथा और आख्यायिका। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 10 का प्रश्न, पारायण विधे किम भवति। पारायण विधि है उसमें क्या होता है? मंत्राणाम पाठम, कंठस्थीकरणम, लेखनम, न कॉपी। तो इसका राइट आंसर है वो ए होगा, मंत्राणाम पाठम, यानी मंत्रों का पाठ है वो पारायण विधि के अंतर्गत किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ज़्यादातर विद्यार्थी इसका कंठस्थीकरण आंसर दे रहे हैं, जो गलत है। कंठस्थीकरण इसका आंसर नहीं होता है। वो तो जो पाठशाला विधि थी, प्राचीन जो संस्कृत की अध्ययन विधि थी, उसके अंतर्गत कंठस्थीकरण है वो कराया जाता था। पारायण विधि है उसमें मंत्रों का पाठ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अब 11वां प्रश्न, अध्यापक भवेत। अध्यापक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राजनीतिज्ञ, ज्ञानवान, स्वार्थ संपादक है, न कॉपी। तो इसका राइट आंसर है वो बी का होगा, ज्ञानवान। यानी एक अध्यापक है उसको ज्ञानवान होना चाहिए, राजनीतिज्ञ भी नहीं होना चाहिए, स्वार्थ संपादक भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न, कार्यालय चाय पान समय अपराह्ने 1:45 भवति। तो यहाँ जो 1:45 है उसको आपको संस्कृत में लिखना है। क्या कहते हैं? पादोन द्विवादने, पादोन एकवादने, पादोन त्रिवादने और सपाद 1 तो यहाँ देखिए ये 1:45 है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 बजने में अभी कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट कम है। तो पादोन का मतलब होता है, पाद का मतलब 15 मिनट और ऊन का मतलब कम। तो यानी कितने बजने में है? 2 बजने में है, तो द्विवादने, और पादोन का मतलब 15 मिनट कम। तो ये ए ऑप्शन है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 13वां प्रश्न, 82 इत्यस्य संस्कृत रूपम लिखते। 82 का संस्कृत रूप आपको लिखना है। ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए हैं द्विशतिः, द्वयशीतिः, द्वाशीतिः और द्वयशीतिः। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी का, द्वयशीति। अब देखिए द्वयशीति कैसे बना है वो एक बार आप देख लीजिए। 82 के लिए हम करेंगे द्वि प्लस अशीति। अशीति यानी 80 और द्वि यानी 2। 80 और 2 है उसको जोड़ते हैं तो बनता है 82। अब यहाँ देखिए ई के बाद में भिन्न स्वर है, तो इस ई को अलग निकालेंगे और इस ई की जगह हम कर देंगे ये आदेश, यानी यहाँ यण संधि है। ये ई निकालते ही इसमें से बच गया ये द्वय है, द्वय शेष रहेगा और फिर ये हो गया अशीति। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? द्वय है और ये ए है वो इस ये में मिल जाएगा, द्वय है ये पूरा हो जाएगा और ये रूप बनेगा द्वयशीति। इस तरह से ये ऑप्शन बी है वो इसका सही होगा। यहाँ कई जो साथी हैं वो द्वाशीति इसका आंसर कर रहे हैं, जो गलत है। द्वाशीति नहीं होगा। द्वयशीति किस तरह से बना है वो मैंने आपको विश्लेषण करके बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न, शुद्धम वाक्यम चिनुत है। शुद्ध वाक्य है उसको छांट करके आपको लिखना है। तस्य कलत्रम सुंदरी अस्ति, ग्रामात् अजा नयति, त्रयः बालिका पठन्ति, दीनम प्रति दया कर्तव्या। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी का, दीनम प्रति दया
कर्तव्यः, दीन व्यक्ति हैं उनके प्रति हमें दया करनी चाहिए। अब यहाँ देखिए बालिका शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार यहाँ त्रय शब्द है वो गलत प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रयोग होता तीसरे है। क्या होता? तीसरे है बालिका पठन्ति। यहाँ नी धातु है, नी धातु के योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ ग्रामात है, उसकी जगह ग्रामम होता, तब यह वाक्य सही होता। और तस्य कलत्रम सुंदरी अस्ति, उसकी स्त्री है वो सुंदर है, तो यहाँ ये सुंदरी है वो सुंदरी नहीं आता, सुंदर होता, ये इस तस्य के अकॉर्डिंग आता, तस्य है कलत्रम सुंदर है अस्ति। तो इस तरह से ये 3 वाक्य हैं वो गलत हैं और चौथा जो वाक्य है वो सही होगा। शुद्धम वाक्य आपको बताना था। यहाँ देखिए प्रति है, उस प्रति के योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ दिनम है, उसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखिए 15 का प्रश्न, अशुद्धम वाक्यम चिनुत है। यहाँ 3 वाक्य हैं वो तो शुद्ध हैं, एक वाक्य गलत है, उसको आपको अलग करके बताना है। पितृभ्य स्वधा स पापात वीरमति, अहम सतम जनान अपश्यम, और स है गृहम निवसति। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। अब देखिए पितृभ्य स्वधा, आपने सूत्र पढ़ा होगा, नमः है स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगा च, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वाक्य बिल्कुल सही है। वीरमति, वी उपसर्ग धातु, वी उपसर्ग पूर्वक रम धातु के होने पर यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये वाक्य भी यहाँ सही है। और अहम सतम जनान अपश्यम, ये मैं 100 लोगों को देखता था, तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये वाक्य है वो भी सही है। अब यहाँ देखिए सह गृहम निवसति, यहाँ निवसति है, निवास करने का आधार क्या है? घर है, तो यहाँ ये गृहम की जगह होता गृहे। अगर गृह होता तो ये वाक्य सही होता, सह गृहे निवसति। तो इस तरह से ये जो 15 का प्रश्न है उसमें डी का ऑप्शन सही होगा, ये गलत है। अब देखिए आगे 16 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न हैं वो आपको इस गद्यांश के ऊपर आधारित हैं, तो इस गद्यांश को पढ़ करके उनके जवाब देने हैं। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। चूड़ावत सर्वदारस्य है रावत रत्न सिंह से विवाह है हाडावती राजकुमारिया से अभवत। ये जो पैराग्राफ है वो आपके जो सीटेट का पेपर हुआ था उस पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। तस्य विवाह से द्वितीय तृतीय व दिवसे है महाराणा राज सिंह से संदेश आगत है यत शीघ्रमेव औरंगजेबेन सह युद्धम करणीयम इति विज्ञाय रावत रतन सिंह से मन दोलायमान अभवत। एकतः है राज्ञीं प्रति अनुरक्ति ही अपरतश्च है क्षत्रिय धर्म है, अंततः है क्षत्रिय धर्म पालयन युद्धाय निश्चय कृत है। राज्ञी अपि स्वः पतिं तिलकं कृत्वा रक्षासूत्रं बद्ध्वा आरार्तिकम् अवतारयत्। शिरसि हि उष्णीशं परिधाय शस्त्राणि गृहीत्वा अश्वारोह्य रावत रतनसिंहः युद्धाय प्रयाणम् अकरोत्, किन्तु तस्य मनः प्रियायामेव अनुरक्तः आसीत्। रणक्षेत्रं प्रति गच्छन् सः वारं वारं राजप्रासादेः अट्टालिकायां स्थितां राज्ञीं पश्यति स्म। राज्ञी अपि निर्निमेषं तम् अवलोकितवती। किं कर्तव्ये विमूढः नृपः दृष्ट्वा सः अपि मनसि व्याकुला आसीत्। मोहपाशे आबद्धः सः सेवकम् आहूय प्राह प्रासादं गत्वा महाराज्ञीं कथयेह यत् भवती किमपि अभिज्ञानचिह्नं ददातुः यं धारयित्वा युद्धे त्वां समीपं मत्वा आनन्देन युद्धं करिष्यामि इति हि सेवकः महाराज्ञीं सन्देशं श्रावितवान्। महाराज्ञी स्वमनसि अचिन्तयत् यत् चूडावतस्य मनः अपि अनुरक्तः अस्ति। मोहवशात् सः सम्यक् युद्धं न करिष्यति तर्हि कथं जेष्यति। यदि अहं जीविता न भविष्यामि तर्हि सः सुखेन युद्धं करिष्यति।
वीरांगनायाः कृते एषः अनुकूलः अवसरः सौभाग्यश्च इति विचार्येः सा सेवकम् आह सेवके स्थालीम् आनयः अपि च अन अभिज्ञानचिह्नं नयः इति उक्त्वा सः खड्गम् आदाय स्वः शिरच्छेदं कृत्वा स्थाली मध्ये अपातयत्। हतप्रभः सेवकः तां स्थालीं वस्त्रावृतं कृत्वा रत्नसिंहं प्रति नीतवान्। गृह्णातु महाराजः इदम् अभिज्ञानचिह्नम् इति उक्त्वा वाष्पकुलेक्षणः सेवकं रोदितुं प्रारभत। वस्त्रम् अपावृत्य तं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः रावत रतनसिंहः हाडी त्वया किं कृतं मोहग्रस्तं मां सम्यक्तया बोधितवती अहं मुण्डमालिः भूत्वा साक्षात् महाकाल इव शत्रूणां क्रन्दनं करिष्यामि। आततायिनः एतादृशं बोधं कारयिष्यामि यत् ते सप्तजन्मनि अपि न विस्मरिष्यन्ति। लप्स्यन्ते ते धूर्तायाः फलं। ततः रावत रतनसिंहः स्वपत्न्याः मुण्डकस्य शिरस्थ कचान भागद्वयं विधाय निजगलेः धृत्वा युद्धं कृतवान्। औरंगजेबस्य सेनाः ईदृशं युद्धं कुर्वन्तं रावत रतनसिंहं दृष्ट्वा साक्षात् महाकालं मत्वा हाहाकारं कुर्वन् पलायनम् अकरोत्। यानी रावत रतन सिंह है, उसका दूसरे तीसरे दिन शादी होने के बाद में युद्ध में जाने के लिए अवसर आ गया, तो उस समय वह हाड़ी रानी ने भी उसके प्रति आसक्ति थी और रावत रतन सिंह है उसकी भी अपनी रानी के प्रति आसक्ति थी। तो जब वह युद्ध में जा रहा होता है तो रावत रतन सिंह उससे निशानी मांगता है, तो रानी हाड़ीवती है उसने अपनी गर्दन है वो उतार करके थाली में रख करके नौकर के हाथ दे करके रावत रतन सिंह के पास में भेज देती है। इस तरह की ये इसमें जो कहानी है वो दी गई है। साधारण सा अर्थ है, आप इसका अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर पूरा अर्थ करके मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए 16 का प्रश्न, लप्स्यन्ते है पदे है धातुरस्ति। लप्स्यन्ते पद में धातु है, लप, लब है, लप्स्य और लब। तो यहाँ इसका राइट आंसर बी का होगा, लब धातु है इसमें। लब धातु का दृढ़ लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अब देखिए 17 प्रश्न, मनः पदम वर्तते। मनः पद है वो क्या है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग या नए कोपी। तो इसका राइट आंसर है वो होगा सी का नपुंसकलिंग। अब ये मनः है, ये मनः शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है, मनः शब्द से बना है। और मनः शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, उसमें रूप चलते हैं मन है, मनसी, मनानसी, मनानसी। इस तरह से ये सेम रूप है, वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में चलते हैं। तो ये मन शब्द है वो मन शब्द जो नपुंसकलिंग का है उसका रूप है, प्रथमा और द्वितीय का एक वचन है। तो 17 है, उसमें सी का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 18 का देखिए, युद्धं कुर्वन्तं रावत रतन सिंहं दृष्ट्वा इत्यत्र कुर्वन्तं पदेः प्रत्यय वर्तते। युद्ध करते हुए रावत रतन सिंह को देख करके, तो यहाँ कुर्वन्तम करते हुए, यहाँ इस कुर्वन्तम जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। मतुप, तो मतुप है उसका तो मत शेष बचता है और मान और वान लगता है, तो यहाँ मान और वान नहीं है। सत्री है उसका अत शेष बचता है। और तमप है उसमें तो तम शेष बचता है, तमय तमा तमम। और तल है उस तल का तल प्रत्यंत है, उसमें ता आगे लगा हुआ होता है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी का सत्री प्रत्यय। यानी क्री धातु से सत्री प्रत्यय करने पर कुर्वन शब्द बनता है, कुर्वन। और इसका पुल्लिंग में कुर्वंत है, कुर्वंती और कुर्वंतम, ये नपुंसक लिंग में इनका रूप बनता है। तो इस तरह से ये जो 18 का प्रश्न है उसमें बी ऑप्शन सही होगा, सत्री प्रत्यय इसमें।
नेक्स्ट देखिए 19 का प्रश्न, पश्यति स्म पदस्य प्रियाय पदम वर्तते। पश्यति स्म देखता था, तो यहाँ स्म पद अगर लट लकार के पद के बाद में अगर स्म लगा दिया जाता है तो वह लंग लकार यानी भूतकाल का रूप बन जाता है। तो इसका पर्याय आपको बताना है, पर्यायवाची। अपश्यात, अपश्यम, अपश्यन और अपश्यत है। तो अपश्यत इसका सही होगा, क्योंकि पश्यति है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अपश्यत होता है। इन दोनों का अर्थ है वो सेम होता है, अपश्यत और पश्यति समय। तो डी का ऑप्शन है वो 19 के प्रश्न में सही होगा। नेक्स्ट 20 का देखिए, मोहग्रस्ते ग्रस्तम पदे ही समास वर्तते। मोहग्रस्तम पद में समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि। तो देखिए अव्यय पद नहीं है इसमें, तो अव्ययी भाव नहीं होगा, और विशेषण विशेष्य का भी संबंध नहीं है, इसलिए कर्मधारय भी नहीं होगा, और अन्य पद की प्रधानता भी नहीं है, तो ये बहुव्रीहि भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष है। और इसके अगर हम विग्रह की बात करें तो होगा मोहेन ग्रस्त है, मोहेन ग्रस्तम, मोह से ग्रस्त, तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो 21 से लेकर के 25 तक के प्रश्न हैं वो इन पद्यांश हैं, यानी ये जो यहाँ पद्यांश है वो गलती से लिखा गया है, गद्यांश है वो गलती से लिखा गया है, यहाँ पद्यांश होना चाहिए था, यानी जो श्लोक हैं उनके ऊपर आधारित हैं। ये जो श्लोक हैं उनको आप देखिए, मरु सुवर्णो न ही ये न दृष्ट है किम तेन दृष्टम क्वचित् सुदृशम स्फुटम मरो भांति सुमेरु श्रृंगा शिला सुकृशा सुनते ही मृग्या स शीतलो गंध वह समीर स तितीर्णाम मधुरो विराला विरावह तन्नर्तनम बरह विभूषणानाम समुत्लुप्ति साचे कुरंगमाणाम। तो ये 2 श्लोक यहाँ दिए गए हैं, इन पर आधारित है। प्रश्नों को देखिए। अब 21 का प्रश्न देखिए, मयूर है इत्यस्य पद्यांश है अपर नाम वर्तते। मयूर है, मयूर का इस पद्यांश में दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है। तितिर है, बर है, कुरंग है, मृग्या। तो मयूर है यानी होता है मोर, तो मोर को बताने वाला इसका पर्यायवाची है बी ऑप्शन में बर है। बर है यानी भी मोर होता है, तितिर है यानी तित्र होता है, कुरंग यानी हिरण होता है, और मृग यानी भी हिरण होता है। तो यहाँ इसका मयूर जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द है बर है। बर है यानी भी मोर होता है। देखिए यहाँ पीछे श्लोक में यहाँ दिया गया है तन्नर्तनम बरह विभूषणानाम। तन्नर्तनम यानी उसका नाच बर है, उसका किसका? मोर का नाच है वो सुशोभित हो रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट 22 का प्रश्न, अस्मिन श्लोके है छंद है अस्ति। इस श्लोक में छंद कौन सा है? वसंत तिलका, उपजाति, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा। तो यहाँ इन दोनों श्लोकों में उपजाति छंद है दिया गया है। उपजाति छंद कौन सा होता है? श्लोक के 4 चरणों में से यदि किसी भी एक चरण या एक से अधिक चरणों में इंद्र वज्रा छंद हो और शेष में उपेंद्र वज्रा छंद हो तो वहाँ क्या होता है? उपजाति छंद होता है। यानी चाहे तो 2-2 पदों में 2-2 चरणों में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा हो, या फिर 1 या 3 में उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा हो। तो इस तरह से चारों चरणों में से चारों चरणों में ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों जो छंद हैं उनका मिश्रण जहाँ होता है वहाँ उपजाति छंद होता है। आप इनमें गण लगा करके देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 23 का प्रश्न, स है स शीतलो गंध वह समीर इत्यस्मिन् वाक्ये है विशेष पदम किम। ये जो वाक्य दिया गया है स शीतलो गंध वह समीर,
वह ठंडी और गंधपूर्वक हवा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए शीतलो गंधव है, समीर है, न जानामी। तो यहाँ विशेष्य पद है, तो विशेषण पद है वो तो है इसमें शीतल है और गंधव है, ये तो है विशेषण। और ये विशेषण है वो किस के हैं, समीर के हैं यानी हवा के हैं। तो जिनकी विशेषता बतलाई जाती है वो होता है विशेष्य पद। तो यहाँ जो समीर है उसकी विशेषता गंधव है और शीतल है, ये दो पद बता रहे हैं। तो ये तो है विशेषण पद, क्या है, विशेषण पद है। और जो समीर है वो होगा विशेष्य पद, क्योंकि समीर की विशेषता यहाँ बताई जा रही है तो विशेष्य पद है वो समीर होगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन है वो इसका सही होगा। अब देखिए 24 का प्रश्न, दृष्ट है इत्यत्र क प्रत्यय वर्तते। तो दृश्य धातु से जब हम कत प्रत्यय करेंगे तो रूप बनता है दृष्ट है। तो यहाँ ये बी ऑप्शन है वो सही होगा 24 के में। अब देखिए 25 का, तन्नर्तनम पदे संधि अस्ते ही। तो यहाँ देखिए तन्नर्तनम है उसका विच्छेद होता है तत् प्लस नर्तनम, तत् प्लस नर्तनम। तो यहाँ जो तय है उस तय के स्थान पर तय या दय के बाद में या किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद में यदि न या मैं आता है तो ये पहला अक्षर है वो अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है यानी अनुनासिक हो जाता है। तो यहाँ ये तय है और इस न के आगे होने की वजह से तय है वो भी न में बदल जाएगा, क्योंकि तय वर्ग का पंचम वर्ण न होता है। तो ये रूप क्या बनेगा, तन्नर्तनम, ये रूप बनेगा। तो यहाँ अनुनासिक संधि है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 26 का प्रश्न, भवतः है विद्यालय है यदि कश्चित छात्र है शिक्षक से वचनम न पालयति तरहि भवता किम करणीयम। यदि आपके विद्यालय में कोई छात्र शिक्षक के वचन का पालन नहीं करता है यानी शिक्षक का कहा हुआ नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे, तम छात्रम प्रति ध्यानम न दातव्यम, यानी उस छात्र पे आप ध्यान नहीं देंगे। शारीरिक रूपेण दंडनीय है, शारीरिक रूप से उसको दंड देंगे। व्यक्तिक रूपेण बोधयति, व्यक्तिक रूप से उसको समझाएंगे। अभिभाव का नाम आहु ये विचार करणीय, अभिभावकों को बुला करके विचार करेंगे। तो इसका राइट आंसर है वो सी का होगा, व्यक्तिक रूप से उसको समझाने का प्रयास हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए 27 का प्रश्न, पठन कौशल से आश्रयम भवति। पठन कौशल का आश्रय होता है यानी पठन कौशल है वो किस पर आधारित होता है, वाचनम, लेखनम, श्रवणम, न जानामि। तो जो पठन कौशल है वो लेखन के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि पढ़ा किसको जाता है, जो लिखा हुआ होता है उसी को पढ़ा जाता है। तो इसलिए जो पठन कौशल है वो लेखन के ऊपर आधारित होता है। बी ऑप्शन इस 27 के प्रश्न का सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 28 का, वाचिक क्रियायाः वर्ण रूपम एव रिक्त स्थानम पूरयते। ये एक परिभाषा है, वो कौन से कौशल की परिभाषा है, पठनम, कथनम, लेखनम और मननम। तो यहाँ ये लेखनम है उसकी ये परिभाषा है, वाचिक क्रियायाः वर्ण रूपम एव लेखनम, ये इसकी उचित परिभाषा है यानी लेखन की ये परिभाषा है कि वाचिक क्रिया का वर्ण रूप ही क्या है, लेखन है। यानी जो बोलते हैं उसको वर्ण रूप में ही, वर्ण रूप है वो उसका लेखन होता है। नेक्स्ट देखिए 29 का प्रश्न, उपचारात्मक शब्द से ही उत्पत्ति अभवत है। उपचारात्मक जो शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, औषधि शास्त्रात्, जंतु विज्ञानात्, भौतिक विज्ञानात्, वनस्पति विज्ञानात्। तो इस उपचारात्मक शब्द की उत्पत्ति है वो औषधि शास्त्र से हुई है। औषधि का मतलब क्या होता है, उपचार करना, इलाज करना। तो उस उपचार से ही यह उपचारात्मक शब्द है वो बना है, औषधि शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए अंतिम प्रश्न इस पेपर का, कस्मिन् अलंकारे मन्येः संके प्राये इत्यादि शब्दाः प्रयोजन्ते। किस अलंकार में मन्ये, संके, प्राये आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, रूप के,
यम के उत्प्रेक्षायाम उपमायाम। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो होगा उत्प्रेक्षा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसमें जो मन्ने संके कवि की प्रतिभा के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग करके एक शंका है वो पैदा कर दी जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यमक अलंकार है, उसमें तो शब्दों का जोड़ा होता है, जैसे पलाश पलाश ये आया था, इस तरह से पलाश है पलाश। उपमा है, उसमें उपमान उपमेय और उपमानवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। मन्ने संके प्राय इत्यादि हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। आशा है साथियों आपको इस पेपर के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, सभी प्रश्नों के आंसर मिल गए होंगे। तो अभी तक आपने ये सेशन आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।